पहला क्वेश्चन है वेट ऑफ स्प्लीन। तो नॉर्मली जो स्प्लीन का वेट है वो कितना होता है, 150 ग्राम्स। साथ में लिख लेना 150 ग्राम्स। अब ऑप्शन में उधर 150 नहीं दे रखा था, तो हमने जो इसकी क्या मिड टर्म निकालनी थी कि ये किस किस के अंदर आता है। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या था, 125 to 175 ग्राम्स, 120 ग्राम्स, 180 ग्राम्स और 250 ग्राम्स। तो इसके लिए पहले ये पता होना चाहिए कि स्प्लीन का वेट कितना है। ठीक है, तो अब स्प्लीन क्या एस से शुरू होता है, और जब हम लिखते हैं तो ये 5 भी हम ऐसे लिखते हैं। तो ऐसे रख लेना कि हमने जो है वो स्प्लीन के वेट में क्या है, स्प्लीन के एस से ही 5 कुछ पढ़ा था। अब ऐसा तो है नहीं कि पेपर में ये दे देगा 5 ग्राम्स होता है। इतना तो पता चलेगा ही ना कि 150 देगा। ऐसा भी नहीं है 15,000 ही दे देगा। छोटे से ऑर्गन्स होते हैं, इनका वेट जो है वो उतना ही लिमिटेड होगा। तो इससे ये पता चलेगा कि कितना है स्प्लीन का वेट, 150 ग्राम्स। अब वो किसके अंडर आता है, 125 to 175 ग्राम के अंडर 150 आता है। इसलिए क्या है, ऑप्शन में ये आंसर लगा था। ठीक। अब उसके बाद है नेक्स्ट। अब जो हम पढ़ते हैं इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो होता है हमारा, तो उसमें होता है कि किस साइट पे हम कौन सा इंजेक्शन देते हैं। तो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में क्या है हमारा, न्यूली जो ऐड हुआ है कौन सा, जापानीज एनसेफलाइटिस। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा है कि जो इसका इंजेक्शन, पहले तो पता होना चाहिए इसका कौन सा इंजेक्शन लगता है, इंट्रावेस्कुलर देते हैं हम कि इंट्रा मस्कुलर देते हैं। तो पहले ऐसे याद करना है चीज को कि क्वेश्चन, जैसे पहले भी मैंने बताया कि क्वेश्चन भी साथ में हो जाए और आंसर भी, चाहे आंसर से क्वेश्चन पूछ ले चाहे क्वेश्चन से आंसर पूछ ले, दोनों तरफ से आना चाहिए। तो अब इधर लिखा है साइट ऑफ सबक्यूटेनियस इंजेक्शन फॉर वैक्सीनेशन ऑफ जापानीज एनसेफलाइटिस। तो ये तो इधर लिखा है कि सबक्यूटेनियस इंजेक्शन जो है वो जापानीज एनसेफलाइटिस में लगता है। वो कहाँ पे लगता है, राइट आर्म पे, लेफ्ट आर्म पे, मिड थाई पे, या एनी सबक्यूटेनियस साइट पे। तो ये तो हम पढ़ के लगा देंगे कि हमने ये पढ़ा था कि इस पे लगता है लेफ्ट आर्म पे, पर उसके लिए क्या पता वो ये दे दे कि हम लेफ्ट आर्म पे जो है इंजेक्शन देंगे जापानीज एंसेफ्लाइटिस में। तो कौन सा इंजेक्शन उसमें दिया जा सकता है, सबक्यूटेनियस देंगे, इंट्राडर्मल देंगे कि इंट्रामस्कुलर देंगे। तो कैसे देंगे हम, सबक्यूटेनियसली इंजेक्शन लगता है किसका, जापानीज एंसेफ्लाइटिस का। और साथ में लिख लेना मीजल्स। डॉक्टर ऋषभ, मीजल किस मंथ पे देते हैं हम। 9th month। ठीक है, 9th मंथ पे, और साथ में कौन सी विटामिन, विटामिन ए। क्या, तो मीजल्स भी जो है वो हम कैसे डी। देते हैं हाँ ओके ओके, मीजल्स भी कब देते हैं हम, कैसे देते हैं, सबक्यूटेनियस। ठीक है, इसका भी साथ में लिख लेना। क्वेश्चन ऐसे करना है कि इसके आसपास की क्या है सारी ही चीजें कवर हो जाएं, कि इसके अलावा कुछ और भी बने, तो पता चल जाएगा कि किस किस का। अब इसमें क्या है, अब पूरा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, उसमें अलग अलग लिखा है कि हम ये वाला जो है वो इसमें देंगे, ये इंट्राडर्मल लगेगा। ठीक है, कई ओरल, जैसे पोलियो की जो है 2 बूंद जिंदगी की, मतलब पोलियो ड्रॉप्स, उसको हम ओरली देते हैं। तो पूरे जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसमें मिल जाएगा कौन कौन से, एक तो जापानीज इंसेफ्लाइटिस और एक मीजल्स। इनका हम कैसे देते हैं, सब क्यूटेनियस इंजेक्शन होता है। मान लो कल को कुछ और भी आ गया, बीसीजी का आ गया कि कैसे हम देंगे उसको, और उधर क्या होगा कि सबक्यूटेनियस भी लिखा होगा, तो हम उसको क्या है, निग्लेक्ट कर सकते हैं कि ये तो नहीं ऑप्शन में बनेगा, क्योंकि हमने दो ही पढ़ रखे हैं। कौन कौन से, एक मीजल्स और एक जापानीज एनसेफ्लाइटिस। ठीक है, हो गया ये भी हमारा। अब नेक्स्ट है एक्यूट पल्मोनरी एम्बोलिज्म रिजल्ट्स इन।
तो जो एक्यूट पल्मोनरी एम्बोलिज्म एक कंडीशन है, उसकी वजह से क्या कौन सा शोक हमें होता है? न्यूरोजेनिक, एनाफिलेटिक, वैसोवेगल, या कार्डियोजेनिक शोक? एक मैंने पहले भी कराया था कि ट्रोमा की कंडीशन में कौन सा शोक होता है। ट्रोमा की कंडीशन में कौन सा शोक होता है? वो था हमारा न्यूरोजेनिक। और उसको कैसे लर्न किया था कि ट्रोमा किससे हमें जब कोई सदमा लग जाए, अब दिमाग में सदमा लगेगा हमें, तो जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है वो कहाँ से रिलेटेड है? हमारा ब्रेन से। तो क्या होगा कि अगर न्यूरोलॉजिकल उसमें पूछे कि ट्रोमा की कंडीशन में कौन सा शोक होगा, देन आंसर हमारा क्या जाएगा? न्यूरोजेनिक। ये हम पढ़ चुके हैं पहले। और उसके बाद पूछा है एक्यूट पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ठीक है, तो क्या है पल्मोनरी रीजन हमारा किससे रिलेशन में होता है? लंग्स के रिलेशन में। ठीक है, लंग्स में ही जो है वो हम ये चीज पढ़ते हैं। तो अब लंग्स का कुछ पार्ट जो है, जो एक नोच है, वो किससे किसके साथ कांटेक्ट में होती है? अब हार्ट के साथ कांटेक्ट में होती है। तो पल्मोनरी क्या है? लंग्स के साथ रिलेशन में है। और लंग्स की नोच किसके साथ रिलेशन में होती है? हमारी हार्ट के साथ। तो जब ये क्वेश्चन आएगा तो पता लग जाएगा। न्यूरोजेनिक हम ट्रोमा में पढ़ चुके हैं, ये तो पहले ही कट गया। और एनाफ्लेटिक तब होता है जब हमें कोई एलर्जिकल कंडीशन होती है। एनाफ्लेटिक कब होता है? जब हमें कोई एलर्जिक कंडीशन होती है। अब वेसोवेगल आया। वेसोवेगल कब होता है? जब हाइपोक्सिया की कंडीशन होती है, ऑक्सीजन डिमांड कम हो रही है। ठीक है, जो ब्लड फ्लो है वो उसकी डिमांड कम हो रही है, उसमें होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होगी, इनको हमने क्या किया? कैंसिल कैंसिल कर दिया कि हाँ ठीक है, इसमें ये चीज नहीं आएगी। अब है एक्यूट पल्मोनरी। पल्मोनरी जैसे मैंने बताया लंग्स से रिलेटेड है। अब लंग्स जैसे हम डायग्राम पढ़ते हैं हमारे सिस्टम की, तो उसमें क्या है? लंग्स की एक नोच क्या है? हार्ट के साथ कोरिलेशन में होती है। तो हार्ट को हम क्या कहते हैं? कार्डियक कार्डियक रीजन वाला हार्ट को कहते हैं ना, कार्डियोलॉजी वाले हार्ट। हार्ट के साथ इसको कोरिलेट करते हैं। तो इसमें क्या आएगा? एक्यूट पल्मोनरी एम्बोलिज्म में कार्डियोजेनिक शोक आएगा। ओके, अब नेक्स्ट है। मैम वैसो वेगल शॉक किसके साथ था? ये उसमें था हाइपोक्सिया की कंडीशन में, जहां पे ब्लड फ्लो जो है वो कम हो रहा है, ऑक्सीजन डिमांड कम हो रही है। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा कोज ऑफ प्रीमेच्योर मेम्ब्रेन रप्चरिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो इधर बोला है कि जो प्रेगनेंसी के दौरान अगर मेम्ब्रेन जो है वो हमारी रप्चर हो रही है, तो किस कंडीशन की वजह से क्या है हमारी मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर हो जा रही है? तो पहला ऑप्शन में इन्फेक्शन हो रही है, तो मल्टीपल प्रेगनेंसी है तब, प्री टर्म डिलीवरी है तब, तो क्या है ये? अगर ये सारी ही कंडीशन होंगी, सारी ही कंडीशन होंगी। अब इन्फेक्शन में तो समझ आता है, रूबेला एक टॉर्च इन्फेक्शन हो जाती है फीमेल्स में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी। तो अगर ऐसा होगा तो मेम्ब्रेन तो रप्चर होगी होगी। अब मल्टीपल प्रेगनेंसी है। ठीक है, मल्टीपल दो है, दो बच्चे हैं, तीन बच्चे हैं, ट्विन प्रेगनेंसी है, या ट्रिपलेट्स हैं, तो क्या होगा? उनका प्रेशर पड़ेगा। उनके एक्स्ट्रा प्रेशर की वजह से क्या है? मेम्ब्रेन रप्चर हो सकती है। उसके बाद है प्री टर्म डिलीवरी। अब प्री टर्म में क्या हो जाएगा कि जो हमारी कॉर्ड होती है, ठीक है, कॉर्ड तो होती है, अब बच्चा तो इतना डेवलप हुआ नहीं है, तो और डिलीवरी जो है वो पहले ही हो रही है, तो जो कोड है वो उस चीज को क्या है? रप्चर कर सकती है। तो इन सारी ही कंडीशन में क्या है? इसका आंसर क्या लगेगा? इधर कर लेना, ऑल ऑफ द अबव। इन सारी ही कंडीशंस की वजह से क्या है? हमारी मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर हो सकती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पहले जो है वो आरएवी के एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, द डोज ऑफ टेटनस इम्यूनोग्लोबिन फॉर प्रोफ्लेक्सिस इज। अब पूछा है कि टेटनस में जो डोज लगती है, जो हम टेटनस का इंजेक्शन देते हैं, ठीक है, आयु मतलब इंटरनेशनल यूनिट,
तो कितनी हम डोज जो है वो टेटनस में देंगे। तो अब इसको ऐसे याद रख लेना कि अब टेटनस में क्या होता है, अब हमें पता है लोहे से हमें लग जाए या कहीं भी किसी चीज से हमें खरोच आ जाती है, किसी हार्ड चीज से, तो हम बोलते हैं टेटनस का इंजेक्शन लगा लो कि आगे इन्फेक्शन ना पड़े। तो मतलब छोटी सी खरोच भी आ जाए लोहे से या कुछ लग जाए, तो हम क्या है मतलब छोटी सी, तो इन सभी टर्म्स में क्या है, सबसे छोटा क्या है 250। ठीक है, 250, 500, 2000, 3000 to 6000। ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन फॉर प्रोफ्लेक्सिस के लिए पूछी है ये टेटनस की डोज। तो क्या होगी, टेटनस में हमें छोटी सी भी खरोच अगर लोहे से लग जा रही है, हम फिर भी कहेंगे कि एक बार सेफ्टी के लिए जो है वो लगा लो। तो हमने क्या है, इसकी डोज कितनी है, इन सब में छोटा क्या है 250, तो कितनी डोज देंगे टेटनस की हम, 250 इंटरनेशनल यूनिट्स। डन। इसके बाद है the infarcts are caused by interrupted arterial blood supply are called as। तो क्या है, इस्चेमिक निक्रोसिस में क्या हो जाता है, इसमें क्या है वो बन जाती है, ब्लॉकेज आ जाती है। अब ब्लॉकेज आ जाएगी तो ब्लड जो है वो जैसे प्रॉपर सप्लाई हो वैसे प्रॉपर सप्लाई उसकी होगी नहीं। ठीक है, तो क्या आएगा इसमें, और इन्फार्क्ट्स की कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा, द इन्फार्क्ट्स आर कॉज्ड बाय इंटरप्टेड आर्terial ब्लड सप्लाई। ऑप्शन में आर्टेरियल ओक्लूजन भी है। अब आर्टेरियल ब्लड सप्लाई लिखा है कि जो आर्टेरियल ब्लड सप्लाई है वो हमारी उसमें डिस्टरबेंस है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आर्टेरियल ओक्लूजन उसका आंसर लगा दो। पूरी ऑप्शंस पढ़नी है, मान लो उन्होंने आर्टेरियल ओक्लूजन जो वो पहले भी लिख दिया हो, इस्चेमिक नेक्रोसिस लास्ट में लिख दी हो, तो ऐसा नहीं है कि हाँ क्वेश्चन में आर्टेरियल लिखा है एकदम से अपनी आंखें चमका के आर्टेरियल ओक्लूजन इसका आंसर लगा दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, इधर ये भी लिखा है द इन्फार्क्ट्स आर कॉज्ड बाय, जो इस्चेमिक जो निक्रोसिस होती है उसमें ही हमें इन्फार्क्ट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद है, अब है लेंथ ऑफ एम्ब्लाइकल वेन इन अ न्यूबॉर्न। ठीक, एम्ब्लाइकल न्यूबॉर्न, इसका मैंने बताया, तुम्हें नहीं बताया था। अब जो न्यूबॉर्न है उसमें क्या है, हमारी जो है वो जब एम्ब्लाइकल कॉर्ड होती है उसमें A to B1, ये लिख लेना साइड में, ये भी क्वेश्चन बना हुआ है। A to B1 मतलब जब एम्ब्लाइकल कॉर्ड में जो सप्लाई होती है ब्लड की, तो आर्टरी और वेन्स के थ्रू ही होगी। ठीक है, अब जो उसमें जो आर्टरीज होती हैं तो दो आर्टरीज इन्वॉल्व होती हैं और एक जो है वो वेन इन्वॉल्व होती है। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि हाउ मेनी आर्टरीज एंड वेन्स आर इन्वॉल्व इन एम्ब्लाइकल कॉर्ड न्यूबॉर्न में, तो कितनी होती हैं, A to B1। इसको याद रख लेना, मतलब दो आर्टरीज और एक वेन। अब इधर क्या पूछा है, लेंथ पूछी है एम्ब्लाइकल वेन की, तो क्या है इधर 2 to 3 सेंटीमीटर। अब इसको कैसे याद करेंगे, देखो A2 तो हमारा आ गया, 2 लिख लिया, और 2+1 कितने होते हैं हमारे, 3, तो मतलब 2 to 3, तो एक ही क्वेश्चन से हमारे दो दो आंसर निकल जाएंगे। A to B1 मतलब आंसर में ये भी होगा A1B2, B2A1, तो इस पे ध्यान देना है क्या है A to B1। ठीक है, और इससे ही हमारी लेंथ भी निकल जाएगी, लेंथ क्या आएगी 2 से 3, अब दो तो पहले ही इधर था, 2+1 कितने होते हैं 3, तो हमारा निकल गया आंसर। और दूर दूर तक ये तो कभी होगा नहीं, 4 to 5, 2+1 करेंगे तो 3 आएगा, 3 से ऊपर कुछ भी नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा, अब कोली कैल्सिफिरोल इज फॉर्म्ड इन, अब इस बार का जो आरबी का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था, कोली कैल्सिफिरोल, और ये क्वेश्चन मैं भी गलत करके आई थी, हालांकि मैंने ये पढ़ा था। तो मैंने कोली से क्या समझ लिया था कि कैल्सिफिरोल ये किससे रिलेशन में होगा, बोन से, और उधर भी ऑप्शन ऐसे ही बनाई थी, पहले पे बोन ही लिखा था। क्वेश्चन जो है वो थोड़ा उस फॉर्म में आया था, लाइक
कुछ कंडीशन दे रखी थी पर उधर टर्म ये यूज हुई थी। ठीक है। तो ऐसा नहीं कि अगर जैसे पीछे डायग्नोज वाले क्वेश्चन भी मैंने कराए थे कि किसी पेशेंट को ऐसा हो रहा है तो उसको क्या हो सकता है, तो हमने कंडीशन के बारे में पढ़ा है कि इस कंडीशन में ये मिलता है। तो हम बाकी का छोड़ देंगे कि पेशेंट का नाम क्या है, उसकी एज क्या है, कुछ नहीं उधर देखेंगे, हम कंडीशन देखेंगे कि हाँ हमने ये कंडीशन पढ़ी थी तो इसमें ये होगा। ओके। अब कोलिकैल्सिफेरॉल इज फॉर्म्ड इन, तो कहाँ पे होगा ये, स्किन में। इसको ध्यान रखना क्योंकि क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं। ऐसा नहीं है आज एक एग्जाम में कल दूसरे एग्जाम में आ जाए। ठीक है। तो कोलिकैल्सिफेरॉल इज फॉर्म्ड इन स्किन। ओके। अब कैल्शियम, अब बोलते हैं ना नेल्स पे भी जैसे वाइट वाइट हो जाना, कईयों के हेयर्स क्या है वाइट हो जाते हैं। ठीक है। और स्किन पे भी जो वो वाइट वाइट से क्या है धब्बे पड़ने लग पड़ते हैं, ऐसे कहते हैं उनको कैल्शियम की कमी हो रही है। तो उससे याद रख लेना ये कोलिकैल्सिफेरॉल से कैल्शियम की कमी हमें जो है वो उसकी स्किन पे दिख रही है। ठीक। उसके बाद है, अब स्किन से एक और क्वेश्चन बनेगा। अब लार्जेस्ट ग्लैंड और लार्जेस्ट ऑर्गन लिख लेना, लार्जेस्ट ग्लैंड और लार्जेस्ट ऑर्गन। अब ये दो चीजें हैं हमारी, लार्जेस्ट ग्लैंड और ऑर्गन। तो हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन जो है वो स्किन होती है, ध्यान रखना। और ये कितना कवर करती है, और नोट्स में साथ में ही लिख लेना, इधर कहीं और मत लिखना कि बाद में पढ़ो तो एक एक साथ ही क्या है सारी चीजें कवर हो जाएं। ठीक है। और कहीं और ये चीज नहीं लिखनी है। 2 मीटर स्क्वेयर कवर करती है हमारी स्किन। 2 मीटर स्क्वेयर, इतना डीप वैसे पूछेगा नहीं पर इन जनरल पता होना चाहिए। लार्जेस्ट ऑर्गन और लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा होता है हमारा, लीवर। तो लार्जेस्ट ऑर्गन लीवर नहीं कर देना है, लीवर इज अ ग्लैंड। तो लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है हमारा, लीवर, और लार्जेस्ट ऑर्गन क्या है हमारा, स्किन। और कितना एरिया, मान लो कभी पूछ ही लिया, डीप क्वेश्चन में आ ही गया कि हाँ अब स्किन में भी बताओ टोटल कितना एरिया कवर करती है, तो 2 मीटर स्क्वेयर जो है वो एरिया कवर करती है। डन। अब है आगे हमारा, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल बॉडी वेट इन अ न्यूबॉर्न, वाटर परसेंटेज ऑफ टोटल। अच्छा, तो क्वेश्चन क्या है कि जो न्यूबॉर्न है उसमें टोटल वाटर परसेंटेज कितनी होती है, तो 75%। इसको डायरेक्ट याद कर लेना। उसके बाद विच स्ट्रक्चर सिक्रीट्स इट्स सिक्रीशन इनटू ड्यूडिनम, तो कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो क्या है अपनी सिक्रीशन जो है वो ड्यूडिनम में सिक्रीट करता है। एसिनाई ऑफ पेनक्रियास, लीवर, लैंगर सेल्स ऑफ पेनक्रियास, या स्प्लीन। अब पेनक्रिया क्या है, इधर दो बार इन्होंने लिख दिया है, एक क्या है एसिनी सेल्स हैं, एक लैंगरहैंस सेल्स हैं। ठीक है। तो याद रखना है एसिनी ऑफ पेनक्रियास क्या है, ये अपनी सिक्रीशन कहाँ पे देते हैं, ड्यूडिनम में। ओके। उसके बाद है डॉक्टर ऋषभ, ओटाइटिस मीडिया किसकी कॉम्प्लिकेशन है। आवाज नहीं आ रही आपकी। मैम मम्स की। और ओरकाइटिस। मीजल्स की। श्योर। और आई मैंने उल्टा बोल दिया। मेनिंजाइटिस जो है वो एडल्ट्स में होता है कि चिल्ड्रन में।
हम्म, मम्प्स पे जो कॉम्प्लिकेशन है, एक अडल्ट्स की पड़ी थी ना, एक चिल्ड्रन की। चिल्ड्रन में उस, मैंने बोल दिया, चिल्ड्रन में होता है मेनिंजाइटिस। ठीक है, और जो अभी आंसर दिया है एक बार उसको चेक कर लेना, सही है कि गलत है। सही भी हो सकता है, गलत भी। मैम और काइटिस, मतलब मम्स की कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, ध्यान रखना इन चीजों में। उसके बाद है हमारा ग्लूटियल नर्व ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच कॉर्ड ऑफ सैक्रल प्लेक्सिस। जो ग्लूटियल नर्व है वो किस सैक्रल प्लेक्सिस के किस साइड से निकलती है? एंटीरियर साइड से निकलती है, पोस्टीरियर साइड से निकलती है, सुपीरियर से या इंफीरियर से? अब ग्लूटियल जो नर्व है, जो ग्लूटियस वाला रीजन कौन सा होता है हमारा, कहाँ पे मिलता है ये हमें? हिप रीजन पे। अब हिप कहाँ है? पीछे है ना, आगे तो नहीं है। ठीक है, तो पीछे है। तो और ऊपर भी नहीं है ना, नीचे है। पैरों पे थोड़ी हिप्स हैं, ना सिर पे भी हिप्स हैं। तो पोस्टीरियर मतलब पीछे की साइड को। तो ग्लूटियल नर्व ऐसे याद रख लेना कि ग्लूटियस मिनिमस और जो मैक्सिमम वाला रीजन है वो हमारा किसका है? जो हिप रीजन वाला है उसका होता है। तो हिप्स का है हमारे पीछे। तो क्या आ जाएगा इसका कि किस नर्व से ये ओरिजिनेट है? पोस्टीरियर नर्व से। ओके। उसके बाद है द कोज ऑफ डार्क कलर ऑफ यूरिन इन अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ स्टैंडिंग पोजीशन। तो इसमें ये कोई ज्यादा मोस्टली कंडीशन मिलती है यूटीआई के केस में, कि क्या होता है जो यूरिन का कलर है वो क्या होता है हमारा? डार्क। ठीक, यूरिन का कलर क्या होता है हमारा? डार्क। तो इसके बाद है, ठीक है, तो 12 क्वेश्चन हो गए हमारे। अब इसके बाद मैं देखती हूँ उसमें अगर मिल गया, अगर क्लास एकदम से लग पड़ी तो ठीक है, नहीं तो 10 मिनट बाद होगी क्रियाशील की क्लास। और मीजल और मम्प्स पे देख लेना एक बार। फिर से बता दे रही हूँ, जो मम्प्स हैं चिल्ड्रन में क्या होगा उनकी कॉम्प्लिकेशन? मेनिंजाइटिस। और बड़ों में क्या होगी? एडोलेसेंस में क्या होगी हमारी? ओरकाइटिस। और जो मीजल है, मीजल की होती है ओटाइटिस मीडिया। ये दोनों क्वेश्चन कॉन्फ्यूजिंग हैं, इसलिए अगली बार पूछो तो इसको अच्छे से याद कर लेना। ओके, ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में करते हैं बाकी।